नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र मिश्रा कणिका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमने एक टॉपिक चूज़ किया है, कैरियर गाइड। यह टॉपिक एक्चुअली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट से रिलेटेड यह टॉपिक नहीं है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप बेहतर कैरियर बनाने के लिए क्या क्या गुंजाइशें की जा सकती हैं, जिसके माध्यम से हम अतिशीघ्र सफलता को प्राप्त कर सकें। मैंने यह जो है टॉपिक इसलिए लिया है और इसका रेगुलर हम आपसे इस संदर्भ में हमने सोचा है कि हमारा ये वीकली जो है कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हर हफ्ते किसी न किसी कैरियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उन तमाम चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे छात्र डिप्रेस हो जाते हैं तैयारी के दौरान, एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि मेरा तैयारी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं जो है मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इन सब चीज़ों पे देखे और कई बार देखे कई छात्र गलत कदम उठा लेते हैं, नशाखोरी उनमें आ जाती है, बात और रवैयों को लेकर जो है इग्नोर करने लगते हैं और अपनी तैयारी पे भी ध्यान नहीं देते हैं। और कभी कभी स्थिति बहुत भयावह तब हो जाती है दोस्त, जब ये सुनने में आता है कि अमुक छात्र ने आत्महत्या कर ली। यह सुनने के बाद सच बताएं, यह जो है बहुत ही दुखदाई पीड़ा मन में आ जाती है कि कितना जो है हृदय मेरा व्यतीत हो जाता है। और आप लोग भी सुनते होंगे, कोई भी छात्र यदि तैयारी के दौरान कोई जो है गलत कदम उठा ले तो आप भी लगता होगा कि क्या कर लिया बच्चे ने। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं बच्चों में, अमूमन आती हैं, ये साइकोलॉजी है कि जब आप किसी चीज़ को तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती तो आदमी का मन व्यथित होता है। ये दुख की बात है, घबराहट की बात है। लेकिन इन सब चीज़ों से इतर भी बहुत सारी चीज़ें, दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों, और अपॉर्चुनिटी की भी कोई कमी नहीं है, अवसर की भी कोई कमी नहीं है यदि आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग हैं आईएएस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन दुर्भाग्यवश उनका नहीं हुआ। तो मैं उनको इस शब्द से मुझे मतलब बुरा नहीं लगता कि दुर्भाग्यवश नहीं, कोई बात नहीं। आपने तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, उसके योग्य आपने बना। सफलता होना या ना होना ये समय की बात है, ये भाग्य की बात है, दिन की बात है, ये यहाँ पे मैटर रखता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आपने सफल होने के लिए मेहनत नहीं किया। आप सफल होने के लिए मेहनत करिए, तैयारी करिए और फिर ईश्वर के पास छोड़ दिए। एक गीता में जो लाइन है, जीवन में हमेशा याद रखिए, कर्मण्यो अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। अर्थात कि आप अपने कर्म को ध्यान दें, उस पे मेहनत करें, फल की इच्छा बिल्कुल ना करें। ये बात उस समय भी चरितार्थ थी, आज भी चरितार्थ है और भविष्य में भी चरितार्थ रहेगी कि आप अपने कर्म पे ध्यान दें। अब हम बात करते हैं कि कई सारे छात्र हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं तैयारी के दौरान और गलत कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या जैसी चीज़ें कर रहे हैं या डिप्रेशन में आ गए और उनका पता लगा कि पैरानोइया स्थिति में आ गए। पैरानोइया का मतलब यह है कि मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो गए। तो अवसादग्रस्त हो जाना या आत्महत्या कर लेना ये कोई सल्यूशन नहीं है। आप सफल बनने के लिए पूर्ण मेहनत करिए और निश्चित तौर पे अगर आप सफल नहीं भी होते हैं तो आपके पास इतने गुण और इतनी स्किल्स आ जाती हैं कि आप बेहतर से बेहतर जीवन के अन्य अवसरों को भी भुना सकें। इसी क्रम में हमने जो है आज आपसे कैरियर गाइड का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में थोड़ा सा वार्तालाप की है। तो इस सेशन में हमने पहला कहा है कि क्या करें। तो मेरे समझ में आता है एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अब ये बात आती है कि कैसे करना है। तो एक तो है कि दिनचर्या आपकी बेहतर होनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या है,
आपका इसमें क्या है, दिनचर्या बेहतर होनी चाहिए। दूसरा कि आप अपने जो समय का है सदुपयोग करना है, आपको सही टाइम पे उठना है, सही टाइम पे सोना है, प्रॉपर नींद लेनी है। तो क्या है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छी नींद लेनी है। तीसरा क्या है कि समग्रतापूर्वक अध्ययन करना है। क्या है, समग्रतापूर्वक अध्ययन आपको करना। ये 3 चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट है? दिनचर्या में आपका उठना बैठना, खेलना कूदना, हंसना गाना, खाना पीना, दोस्तों के साथ उठन बैठन करना, रहना, मूवी देखना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आपको ये बेहतर करना है कि जब आपका मन नहीं लगता है पढ़ने में तो आप कुछ हल्की सी मूवी देख लें, कहीं खेलने चले जाएं और योगा कर लें, जिम कर लें, जो भी आप करना चाहते हैं वो करें और रेगुलर करें। जिम करना चाहते हैं जिम करें, कसरत करना चाहते हैं कसरत करें। एक चीज़ जान लीजिए दोस्त, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ है, और जब आप दिनचर्या बेहतर रहेगी तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और आप अच्छे से अपना कार्य कर लेंगे। अच्छी नींद का तात्पर्य है कि जब आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग भी थकान महसूस करेगा और उसे नींद चाहिए, तो आप प्रॉपर उसको नींद दें। ऐसा नहीं 2 घंटे सो लिए उसके बाद मोबाइल में जुट गए, नहीं। आप 6 से 7 घंटे, कई लोग 8 घंटे हो तो ठीक है, जितने में आपको लगे कि आपका माइंड फ्रेश है, 6 से 8 घंटे में मान लेता हूँ, इतना आप सोने का प्रयास करें और अच्छे से सोएं। तो ये अमूमन है 6 से 8 घंटे की आप नींद को लेना है। इसमें आप गलती ना करिए कि नहीं सर जी हम 6 घंटे से कम करेंगे नहीं तो हमारा पढ़ाई नहीं होता, नहीं, आप प्रॉपर लीजिए। समग्रता से अध्ययन क्यों करना है? क्योंकि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, उसकी समझ अच्छी करनी है, समझ आपको डेवलप करनी है, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे हाई स्कूल का दे रहे हों, चाहे इंटर का दे रहे हों, चाहे पेट का दे रहे हों, चाहे बीडीओ का दे रहे हों, चाहे पीसीएस का दे रहे हों या आरओ का दे रहे हों, सभी एग्ज़ाम में यह इम्पॉर्टेंट है कि आप समग्रतापूर्वक से कितना उसका अध्ययन सब्जेक्ट वाइज करते हैं। दूसरा चीज़ है कि आप पढ़ें कैसे। तो पढ़ें कैसे, आप का पढ़ने का स्टाइल ये होना चाहिए, स्मार्ट स्टाइल होना चाहिए। स्मार्ट का मेरा कहने से तात्पर्य है कि ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज़ को थोड़ा सा देखें, अरे हो गया मुझे आता है मैं नहीं देखूंगा, ये चीज़ नहीं करनी है, आपको टाल मटोल नहीं करना है। कोई भी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से देखें, उसका जो है विषय सूची देखें, क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसको देखें, डिस्कस करें अपने मित्रों से कि ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं, और उस टॉपिक वाइज उसका अध्ययन करें। साथ साथ एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ दोस्त, कि आप जो भी थियरी पढ़ रहे हैं उसका जो है प्रैक्टिस ज़रूर करें। तब आप देखेंगे जब आप थियरी पढ़ लिए और प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो आपको कठिनाइयाँ उपलब्ध होंगी, तो आप उस कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए पुनः उस टॉपिक को ज़रूर रिवाइज़ करें। अर्थात दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, पढ़ें और प्रैक्टिस करें, फिर प्रैक्टिस करें और फिर पुनः पढ़ाई पे आएँ। यह क्रम अनवरत चलना चाहिए ताकि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और बहुत ही स्पष्टता से पढ़ाई करें। आप ऐसा नहीं, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें नहीं है। जो भी कन्फ्यूजन चीज़ें हैं अपने मित्रों से, अपने गुरुजनों से या अपने सहयोगियों से वो आप जो है सॉल्व करें। अस्पष्ट ज्ञान कभी ना रखें, क्योंकि अस्पष्ट ज्ञान आपको असफलता की ओर ले जाता है। तो आप गुणवत्ता बनाए रखने अपने पढ़ाई में, और स्पष्टता भी बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है दोस्त कि आपको घबराना नहीं है। तो हमने क्या कहा कि पढ़ाई कैसे करनी है, ये हमने
बताइए आपको। तीसरा चीज़ है कि घबराना नहीं। यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह बात है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को लेकर घबराना नहीं है। उसका जो है बहुत फोबिया नहीं बनाना है। अरे क्या बताएं, लेखपाल में तो 50-2.5 लाख लोग बैठ रहे हैं, पेट के एग्ज़ाम में 40 लाख लोग बैठ रहे हैं, अब क्या होगा, हाथ पैर अभी से फूलने लगे। ये सब बकवास है। 40 लाख बैठ रहे हैं, ठीक है, अब भी उसी 40 लाख में एक ही है ना। संसार से तो आप बाहर हैं नहीं, तो आप ये उम्मीद ना करें कि आपके लिए संसार से अलग वाली चीज़ें आएंगी। पहला चीज़ ये कभी ना करें। दूसरी चीज़ है कि जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न ज़रूर देखें, क्योंकि हर एग्ज़ाम का टर्म एंड कंडीशन अलग होता है। उनका जो एग्ज़ाम लेने का क्राइटेरिया है वो अलग होता है। उसको आप समझें और उस स्तर की तैयारी करना सीखें। ये ना कहें सर पेट में तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है और टेट में जो है 60% पे जो है एलिजिबल कर देता है, सबको इशू करा देता है सुपर टेट देने के लिए, और यहाँ पे पेट है, यहाँ पे हम टॉप पे आते हैं, 80 पे आते हैं, तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। यही हुआ ना सप्लाई इंस्पेक्टर पेट जो एग्ज़ाम हुआ, सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी आई, 2000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, 99.5% के नीचे वालों का नहीं लिया गया। तो आप सरकार के ऊपर तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते ना कि सरकार गलत है। हाँ, ये बात तो सही नहीं है कि भाई जब 99% लाने के बाद भी जो है आपको कोई एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा रहा, ये पॉलिसी की कमी है, आपकी कमी नहीं है। किसकी कमी है? पॉलिसी की। अब इस बात को लेकर डिप्रेशन में आ जाना कि यार मेरा 99.5 आया ना 5 आया, लेकिन हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप इसको लेके घबराए ना, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर हैं वो उनकी गलती है। उनको आप कई सारे माध्यम हैं, चैनल हैं, जिनसे आप लोग अपनी बात पहुंचाने का काम करें कि सर पेट जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप इसको जो है हायरार्की के रूप से इस्तेमाल ना करें कि शॉर्ट लिस्ट कर लें। यह गलत है। लेकिन अभी इसका ये भी मतलब नहीं कि सर हमें विरोध करना है तो लेके डंडा और आगजनी कर दें, नहीं, ये भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अच्छी बातें नहीं हैं। तो आप क्या सकते हैं, जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए काम करें। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अमूमन आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, 11 प्लेयर हैं। ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट में 15 प्लेयर आ जाते हैं। रूल रेगुलेशन है, कैच कैसे आउट होगा, नो बॉल फेंक दिए तो कैच आउट होगा, नहीं होगा, ऐसा भी तो है ना। तो वहाँ का जो नियम है उस नियम को देखते हुए आप खेल खेलते हैं। कबड्डी का खेल खेल रहे हैं, जो उसका नियम है उस नियम को फॉलो करते ही तो आप कबड्डी खेलेंगे। या ऐसा तो करेंगे नहीं कबड्डी वाले गेम में आप क्रिकेट वाला नियम लगा दें, नहीं। तो ये ऐसे ही समझिए कि जो आरओ का एग्ज़ाम है आरओ का एग्ज़ाम है, पेट का एग्ज़ाम है पेट का एग्ज़ाम है, लेखपाल का एग्ज़ाम है लेखपाल का एग्ज़ाम है। सबका अपना अपना अलग अलग माइंडसेट है, तो उस माइंडसेट के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। हाँ, जहाँ बात गलत लगे उसका विरोध करिए और अपने विरोध को दर्ज कराइए, ये अच्छी बात है। लेकिन इन सब चीज़ों में आके आप डिप्रेस में हो जाना कि सर मामला गड़बड़ है, सरकार गलत कर रही है। अरे गलत सरकार कर रही है तो घबरा तुम क्यों रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं है, सरकार को हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे सर, या जो ऑफिसर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, सर ये थोड़ा सा सहज नहीं है, आप इसको बेहतर ढंग से देख सकें, तो वो कराएंगे। लेकिन उस शहरी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है कि सर मैं पेट दिया था पिछली बार, मेरा तो सिलेबस आया नहीं, मैं लेखपाल में भी नहीं जा पाया, अब मैं तो बेकार हो गया। तो ये भी नहीं सोचना है, वो पिछले साल की बात थी ना, वो साल दूसरा है दोस्त और ये साल दूसरा है। तो वो साल जो बीत गया वहाँ आपने मेहनत नहीं किया, मोटा माटी ऐसे ही समझ लो, अपने आप को दिलासा ही देना है कि कोई नहीं यार, नहीं दिया नहीं आया, इस बार देंगे, इस बार फोड़ देंगे। ठीक है, तो घबराइए नहीं कि पिछले साल हमने सर क्या बताएं कि हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया सिविल सर्विस के चक्कर में, हो गए 45 साल के, अब क्या करें। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो गए सर हमारा 5 साल बर्बाद हो गया और कहीं नहीं आई, कोई वैकेंसी नहीं आई। ये सारी कंडीशन सबके लिए अप्लाई होती है, ऐसा आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं जिनके लिए यह एक बात होती है।
यह बात सभी के लिए अप्लाई है और आप उसी सभी भीड़ में से एक व्यक्ति हैं। तो आप क्यों, जब सब नहीं घबरा रहे हैं तो आप क्यों घबराएं। तो यह जीवन में आप हमेशा ध्यान दीजिए। इस टॉपिक को मैंने और ब्रॉड स्तर पे मैं बातें करूंगा और अन्य लोगों से भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो लोग सफल हैं उनसे भी मिलवाऊं और ख़ास करके उन लोगों से भी मिलवाऊं जो कहीं ना कहीं असफल हुए हैं। तो ये जान लीजिए, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो असफल रहा। सभी लोग असफल होते हैं और जो असफल होने के बाद मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। और किसी का मेहनत जाया नहीं होता, ये आप जीवन में जान लीजिए। और कहीं भी आपको असफलता मिल जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जीवन ख़त्म हो गई है। आप असफल हो गया कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता है, आप दूसरी जगह जाएं और आप हर जगह जाके कीर्तिमान स्थापित करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर थे, कक्षा 10 पास नहीं हुई, बात होती है। तो ये बताइए कि उनके हिसाब से अगर जो लोग घबरा जाएं तो वो आत्महत्या कर लें, 10 नहीं पास हुई, इतना नहीं आता उसको। लेकिन आज सचिन को सब चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बैट से अच्छा काम किया है ना। तो आप ये समझें कि आप किस मामले में माहिर हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर करें, अपनी पढ़ाई को बेहतर करें और जो आपका करने का मन है उसमें मन लगाएं। आप बेहतर रूप से सफल होंगे, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। इसी के साथ यह जो सेशन है मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। फिर आगे नेक्स्ट हफ्ते में मैं मिलूँगा और नए टॉपिक के साथ मिलूँगा कि कैसे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने छात्र जीवन को बेहतर बना सकते हैं, साथ साथ समाज में आप एक बेहतर आदमी कैसे बन सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी को शुभ आशीष देता हूँ और यह मनोकामना करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने भविष्य के लिए, अपनी सफलता के लिए प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद।